हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस डिजिटल स्टडी पॉइंट पर। और इस साइंस डिजिटल स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम एक चैप्टर 12th एनसीईआरटी का 6th चैप्टर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर, जो कि हम स्टार्ट कर चुके हैं। उस चैप्टर को हम पिछले लेक्चर में इंट्रोडक्शन के तौर पर देखा था, और उस लेक्चर में हमने देखा था कि वास्तव में डीएनए की मॉलिक्यूलर लेवल पर स्ट्रक्चर क्या होती है, और डीएनए में कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट ग्रुप। इसके अलावा डीएनए में वास्तव में 5 प्राइम क्या होते हैं, 3 प्राइम क्या होते हैं, और डीएनए का वास्तव में इंपॉर्टेंस क्या होता है, उसके बारे में हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे कि पैकेजिंग ऑफ डीएनए। अगर हम देखें कि कोई जैसे यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, उस यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म की सेल की बात करें तो उस यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म की सेल इतनी नेग्लिजिबल होती है, इतनी नगण्य होती है, जिसे हम सूक्ष्म आंखों से नहीं देख सकते या नगण्य आंखों से नहीं देख सकते। उस सेल को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, लेकिन उस सेल में लगभग 2.2 मीटर लंबा डीएनए प्रेजेंट होता है। तो वह डीएनए वास्तव में एक ऐसी सेल जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते, उस सेल के अंदर ये 2.2 मीटर लंबा डीएनए वास्तव में किस प्रकार अरेंज होता है, इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि वास्तव में न्यूक्लियोसोम क्या होता है, या डीएनए की पैकेजिंग वास्तव में क्या होती है। इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे जनवरी के महीने में मकर संक्रांति आती है, तो आप अच्छे पतंगबाज होंगे, तो आप अच्छे पतंगबाज होते हैं तो आप अपनी पतंग को बहुत ऊंचाई तक लेकर जाते हैं, और उस पतंग को ऊंचाई तक ले जाने के लिए आपको बहुत लंबे धागे की रिक्वायरमेंट होती है। क्या जब आप उस पतंग को नीचे लाते हैं तो उस धागे को यहां वहां डाल देते हो, तो वो धागा इतना लंबा होता है कि आप उस धागे को यहां वहां डालोगे तो वह पैरों में, कभी किसी के पैरों में आएगा, कभी किसी के पैरों में आएगा, और पूरे घर में फैल जाएगा। तो उस धागे को अरेंज करने के लिए हम क्या यूज लेते हैं, एक गिरनी यूज लेते हैं, जो कि कितना लंबा धागा होता है, उस उतने लंबे धागे को हम एक गिरनी पर अरेंज करते हैं, और वह इतनी सी गिरनी होती है जिस पर हम उतने लंबे धागे को अरेंज कर लेते हैं। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके घर में देखा होगा कि मम्मी सिलाई करती है, और मम्मी के पास एक गट्टी होती है, और उस गट्टी पर कितना लंबा धागा लिपटा रहता है। जब उस धागे को हम लंबा करते हैं तो वो कितना लंबा होता है, और ऐसे अगर हम इसे यहां वहां डालते हैं तो वह बहुत लंबा धागा हो जाएगा, और कभी किसी के पैरों में आएगा और कभी किसी के पैरों में आएगा, लेकिन वह एक गट्टी पर अरेंज रहता है। उसी प्रकार हम बात करना चाहते हैं कि हमारी सेल में 2.2 मीटर लंबा डीएनए होता है, तो उस डीएनए को अरेंज करने के लिए हमारी जो यूकेरियोटिक कोशिका है, उस कोशिका के केंद्रक में प्रोटीन प्रेजेंट होती है, जिसे हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, और वह हिस्टोन प्रोटीन एक गिरनी के समान कार्य करती है। जो जब हमने धागे को लपेटने के लिए गिरनी का यूज किया है, उसी प्रकार डीएनए को लपेटने के लिए हम हिस्टोन प्रोटीन यूज में लेते हैं। ठीक है, अगर हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें, ऐसे प्रोकैरियोटिक सेल ऐसी कोशिका जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, उसमें वेल डेवलप या डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, उसमें
क्या होता है कि डीएनए साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है और उस डीएनए को अरेंज करने के लिए भी कुछ नेगेटिव चार्ज वाली, कुछ पॉजिटिव चार्ज वाली प्रोटीन हमें देखने को मिलती है, और जिसके चारों ओर नेगेटिव चार्ज वाला डीएनए अरेंज हो जाता है और वह सेल में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर हम यूकेरियोटिक की बात करें कि यूकेरियोटिक में डीएनए को अरेंज करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। अब हम ये बात कर लेते हैं कि वास्तव में हिस्टोन प्रोटीन होती क्या है, और इसमें जो हिस्टोन प्रोटीन पर पॉजिटिव चार्ज हमें देखने को मिलता है वह किस कारण से होता है। बाद में हम देखेंगे कि वास्तव में न्यूक्लियोसोम क्या होता है और डीएनए इस हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर किस प्रकार अरेंज रहते हैं। तो देख लेते हैं हम। हिस्टोन प्रोटीन, अगर हम यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म में हमें 5 प्रकार की प्रोटीन देखने को मिलती है। H1 हिस्टोन प्रोटीन, H2A हिस्टोन प्रोटीन, H2B हिस्टोन प्रोटीन और H3 और H4 हिस्टोन प्रोटीन हमें यूकेरियोटिक सेल में देखने को मिलती है। और ये जो H1 हिस्टोन प्रोटीन है, ये H1 हिस्टोन प्रोटीन लिंकर डीएनए में काम करती है, वो हम आगे देखेंगे। जबकि जो H2A, H2B और H3 और H4 जो हिस्टोन प्रोटीन है, इनकी दो यूनिट आपस में मिलकर ऑक्टामर का फॉर्मेशन करती है और जिसके चारों ओर डीएनए लिपटा रहता है। अब बात ये आती है कि इसमें जो हिस्टोन प्रोटीन होती है, इस हिस्टोन प्रोटीन में ऐसी क्या खास बात है जिसके कारण डीएनए इस हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर लिपटा रहता है। जो डीएनए होता है उस डीएनए में नेगेटिव चार्ज होता है। यह आपको पता होना चाहिए कि डीएनए में नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, क्योंकि डीएनए की स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं। पिछले ही लेक्चर में हमने देखी है कि डीएनए की स्ट्रक्चर में फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है और उस फॉस्फेट ग्रुप के जुड़ने से डीएनए में हमें नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है। ठीक है, अब जो हिस्टोन प्रोटीन होती है उस हिस्टोन प्रोटीन पर हमें पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है, जिसके कारण ये डीएनए के साथ में इंटरेक्शन करता है और डीएनए इस हिस्टोन प्रोटीन पर अरेंज होता है। तो जो हिस्टोन प्रोटीन है वास्तव में हम क्या बोल रहे हैं कि ये एक प्रोटीन है। तो प्रोटीन है तो जाहिर है ये एमिनो एसिड से मिलकर बनी होगी। ठीक है, और हमने जब बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ा था तब हमने कहा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म या बायोलॉजिकल वर्ल्ड में 20 प्रकार के एमिनो एसिड हमें देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम मैजिक 20 एमिनो एसिड बोलते हैं। उन मैजिक 20 एमिनो एसिड को हम एक एक क्लासिफाई किया था कि कौन से पॉजिटिव चार्ज वाले एमिनो एसिड होते हैं, कौन से नेगेटिव चार्ज वाले एमिनो एसिड होते हैं। तो जो पॉजिटिव चार्ज वाले एमिनो एसिड होते हैं वह होते हैं 3। कौन कौन से? हाल, हिस्टीडीन, दूसरा होता है आर्जिनिन और तीसरा होता है लाइसिन। ये 3 प्रकार के ऐसे एमिनो एसिड होते हैं जिनकी स्ट्रक्चर में हमें पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है। इनकी जो साइड चेन होती है NH2 ग्रुप एमिनो ग्रुप होता है, उस पर हमें पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है, जिसके कारण जो हिस्टोन प्रोटीन होती है इस हिस्टोन प्रोटीन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और जब हिस्टोन प्रोटीन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में इंटरेक्शन होता है और ये जो डीएनए होता है 2.2 मीटर लंबा डीएनए होता है, यह हमारी सेल में इस हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर लिपट कर अरेंज रहता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि वास्तव में जो हिस्टोन प्रोटीन है, ये हिस्टोन प्रोटीन किस प्रकार ऑक्टामर का फॉर्मेशन करती है और
डीएनए इसके चारों ओर लिपटा रहता है। हमने कहा है कि 4 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन हमें यूकेरियोटिक सेल में देखने को मिलती है। कौन कौन सी भाई? जैसे ये हो गई H2A, H2B, H3 और H4। ये तो हिस्टोन प्रोटीन की 4 यूनिट होती है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि हिस्टोन प्रोटीन की ऑक्टामर स्ट्रक्चर होती है। ऑक्टामर स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि इन सब की 2-2 यूनिट होगी। 2-2 यूनिट होने का मतलब क्या होगा कि H2A हिस्टोन प्रोटीन के पीछे की तरफ H2B होगा और H2B हिस्टोन प्रोटीन की तरफ H2A हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होगा। इसी प्रकार इनके अपोजिट होंगे H3 और H4 और H3। इस प्रकार ये एक ऑक्टामर का फॉर्मेशन करता है और ऑक्टामर में जैसे ये डीएनए हो गया, ये डीएनए मॉलिक्यूल हो गया और ये डीएनए मॉलिक्यूल इस प्रकार इस ऑक्टामर स्ट्रक्चर के चारों ओर लिपटा रहता है या अरेंज रहता है। अगर हम बात करें कि इस हिस्टोन प्रोटीन में ये डीएनए यहां पर ऑक्टामर के चारों ओर लिपटा रहता है और बहुत सारे ऑक्टामर आपस में मिलकर, जैसे यहां पर भी ऑक्टामर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उनके चारों ओर ये डीएनए अरेंज रहता है। ये इस प्रकार डीएनए अरेंज होगा। और आगे और अधिक अगर हम बात करें कि ये जो ऑक्टामर है, यहां से जो हमारा डीएनए होगा, ये डीएनए हमें इस प्रकार दिखाई देगा। जैसे ये ऑक्टामर हो गए, ये ऑक्टामर अरेंज हो रहे हैं, ये ऑक्टामर अरेंज हो रहे हैं और इस ऑक्टामर के चारों ओर ये जो हमारा डीएनए मॉलिक्यूल है इस प्रकार अरेंज होगा। डीएनए मॉलिक्यूल इस प्रकार अरेंज होगा, ठीक है। और फिर क्या होगा कि आगे की तरफ इस प्रकार ये डीएनए क्रोमेटिन का फॉर्मेशन करता है। तो डीएनए क्रोमोसोम से पहले क्रोमेटिन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है और यूकेरियोटिक कोशिका में जो डीएनए होता है वह क्रोमेटिन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और जब अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन होता है, जब सेल डिवाइड करती है, उस समय ये जो डीएनए होता है, ये डीएनए मॉलिक्यूल जो क्रोमेटिन की फॉर्म में प्रेजेंट था, यह कंडेंस होकर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर लेता है। अब हम ये देख लेते हैं कि एक ऑक्टामर होती है, उस ऑक्टामर के चारों ओर किस प्रकार डीएनए मॉलिक्यूल अरेंज रहता है। वो आपकी एनसीईआरटी की बुक में मेंशन किया गया है। जैसे ये हो गया एक ऑक्टामर। ऑक्टामर का मतलब इसमें हिस्टोन प्रोटीन की 8 यूनिट हमें देखने को मिलती है। और ये हो गया डीएनए। तो ये डीएनए इस प्रकार इस हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर लिपटा रहता है। क्यों लिपटा रहता है? क्योंकि डीएनए नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल है और जो हिस्टोन प्रोटीन है वह पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल है और इनके बीच में इंटरेक्शन होता है। ये जो डीएनए होता है इस ऑक्टामर या हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर 1.65 टाइम्स इसके चारों ओर लिपटा रहता है, व्रेप्ड रहता है। ये क्या हो गया भाई? डीएनए। ये क्या हो गया? हिस्टोन प्रोटीन ऑक्टामर।
हिस्टोन प्रोटीन ओक्टामर। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये जो एक ओक्टामर के चारों ओर जो डीएनए लिपटा रहता है, उस डीएनए में बेस पेयर की बात करें तो इस डीएनए में 200 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये डीएनए इस हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर अरेंज रहता है और इसी प्रकार ये हमारी सेल में अरेंज होकर प्रेजेंट होता है। वरना अगर हम हमारी ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारी ह्यूमन बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं और हर एक सेल में 2.2 मीटर लंबा डीएनए हमें देखने को मिलता है। और अगर हमारी बॉडी की उन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स के डीएनए को हम जोड़ देते हैं तो ये डीएनए इतना लंबा हो जाएगा कि एक बार चांद के चक्कर लगा के वापस धरती पर आ जाएगा, इतना बड़ा डीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है न्यूक्लियोसोम। ये वास्तव में क्या होता है कि जब डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर अरेंज रहता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं भाई, न्यूक्लियोसोम। ये क्या हो गया, न्यूक्लियोसोम। ठीक है, इस प्रकार डीएनए सेल के अंदर अरेंज रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि डीएनए तो वास्तव में अरेंज रहता है सेल के अंदर, लेकिन हम डीएनए कल पिछले लेक्चर से बात कर रहे हैं कि वास्तव में डीएनए ये होता है, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि डीएनए की खोज कैसे हुई और कहां से हुई, कौन से इस डीएनए की खोज के लिए एक्सपेरिमेंट किए, तो वो बात कर लेते हैं। सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए। अगर हम बात करें कि आनुवांशिकता की खोज तो मेंडल के समय से ही हो चुकी थी। मेंडल अपना प्रयोग करते हैं 1856 ईस्वी में, और मेंडल अपना प्रयोग करते हुए ये बताते हैं कि कुछ ऐसे फैक्टर थे जो लक्षणों के लिए जिम्मेदार होते हैं, लेकिन मेंडल ये नहीं बता पाए कि वास्तव में वो फैक्टर ही आनुवांशिक पदार्थ थे या नहीं थे। उनको ये नहीं पता था, वे केवल इतना ही बता पाए थे कि कुछ ऐसे कारक होते हैं जो लक्षणों को एक्सप्रेस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद में क्या होता है, 1869 ईस्वी में फ्रेडरिक मिस्चर साइंटिस्ट आते हैं और उन्होंने सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल डीएनए की खोज की। लेकिन डीएनए की खोज तो कर दी फ्रेडरिक मिस्चर ने 1869 ईस्वी में, लेकिन इन फ्रेडरिक मिस्चर को खुद को नहीं पता था कि वास्तव में डीएनए का इंपॉर्टेंस क्या है, और उनको यह नहीं पता था कि जो मेंडल खोज रहे हैं वो वास्तव में डीएनए ही है। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है कि बहुत लगभग 80 और 90 साल का लगभग टाइम निकल जाता। 1928 ईस्वी में एक साइंटिस्ट आते हैं ग्रिफिथ, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट करते हैं, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। डीएनए की खोज के लिए ग्रिफिथ 1928 में बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट करते हैं। उन्होंने 4 एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने क्या देखा कि एक बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया, जो कि चूहे में निमोनिया रोग के लिए जिम्मेदार होता है। कौन सा भाई, और उसके 2 स्ट्रेन लिए, S3 स्ट्रेन
और आर सेकेंड स्ट्रेन, और उन्होंने इन स्ट्रेन को लेकर चूहों में अलग अलग कंडीशन में अप्लाई किया और उन्होंने इसका रिजल्ट देखा, तो उनके सामने क्या रिजल्ट आता है वो देखते हैं हम। तो कौन सा बैक्टीरिया था भाई? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया लिया उन्होंने और इसी के 2 स्ट्रेन लिए। कौन से स्ट्रेन भाई? आर सेकेंड स्ट्रेन, और एक कौन सा था? एस थर्ड स्ट्रेन। एस थर्ड स्ट्रेन स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया, और इसके आर सेकेंड स्ट्रेन और एस थर्ड स्ट्रेन लिए थे। और इन्होंने क्या किया कि ये जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी होता है ये माउस में इंटर करवाया, और ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी माउस में निमोनिया रोग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इन्होंने अलग अलग कंडीशन में इन्हें स्ट्रेन को चूहे में इंटर करवाया और उन्होंने रिजल्ट देखा। जैसे पहला एक्सपेरिमेंट, जैसे उन्होंने ग्रिफिथ ने 4 एक्सपेरिमेंट किए थे। पहला एक्सपेरिमेंट क्या था? जैसे एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, कौन से 2 स्ट्रेन थे? आर सेकेंड स्ट्रेन, और दूसरा एस थर्ड स्ट्रेन। ठीक है। एक्सपेरिमेंट पहला क्या था कि ग्रिफिथ ने आर सेकेंड स्ट्रेन को किस में इंटर करवाया भाई? माउस में। इस आर सेकेंड स्ट्रेन को कल्चर किया और इसको माउस में इंटर करवाया। माउस की डेथ नहीं हुई, माउस सरवाइव कर गया। दूसरी बात, दूसरे एक्सपेरिमेंट की बात करें तो दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या था भाई? ये लो दूसरा एक्सपेरिमेंट, एस 3 स्ट्रेन को किस में प्रवेश करवाया? माउस में, और माउस की डेथ हो गई। माउस सरवाइव नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि जो आर थर्ड स्ट्रेन प्रेजेंट होता है, इस आर थर्ड स्ट्रेन के चारों ओर, या जो एस थर्ड जो स्ट्रेन था या बैक्टीरिया था, इस एस थर्ड बैक्टीरिया के चारों ओर एक वॉल प्रेजेंट थी पॉलीसेकेराइड से बनी हुई। इसीलिए वॉल के कारण इसे हम स्मूथ स्ट्रेन या स्मूथ बैक्टीरिया बोलते हैं, और इसे बोलते हैं हम रफ बैक्टीरिया। क्योंकि इस जो रफ बैक्टीरिया या आर सेकेंड स्ट्रेन था, इस आर सेकेंड स्ट्रेन के चारों ओर पॉलीसेकेराइड की वॉल प्रेजेंट नहीं थी। तो इन्होंने क्या देखा कि जब आर सेकेंड स्ट्रेन चूहे में प्रवेश करवाते हैं तो चूहा सरवाइव करता है, चूहे पर किसी प्रकार का कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन उन्होंने सेकेंड एक्सपेरिमेंट में देखा कि जब एस थर्ड स्ट्रेन को माउस में इंटर करवाते हैं तो माउस की डेथ हो जाती है। इन्होंने देखा कि इस स्ट्रेन के चारों ओर जो पॉलीसेकेराइड का कोट प्रेजेंट होता है, इसके कारण चूहे की डेथ होती है। अब थर्ड एक्सपेरिमेंट क्या होता है? थर्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे थर्ड एक्सपेरिमेंट थर्ड क्या था कि ये जो S3 स्ट्रेन था, इस S3 स्ट्रेन को गर्म किया, हीट दी, इसको गर्म किया, जिसके कारण ये S3 स्ट्रेन डेड हो चुका था। और इसे अब
माउस में एंटर करवाया और माउस क्या करता है, माउस सरवाइव कर जाता है। माउस पर किसी प्रकार का नेगेटिव इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। ग्रिफिथ ने किया क्या, वास्तव में जो एस थर्ड स्ट्रेन था उसे हीट देता है, जिसके कारण एस थर्ड स्ट्रेन डेड हो जाता है और इसके चारों ओर जो पॉलीपेप्टाइड पॉलीसेकेराइड की जो कोट प्रेजेंट था वह भी नष्ट हो जाता है और चूहे पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं होता। अब इंटरेस्टिंग जो एक्सपेरिमेंट था वह फोर्थ एक्सपेरिमेंट है कि ग्रिफिथ का वास्तव में फोर्थ एक्सपेरिमेंट क्या है वो देख लेते हैं। ग्रिफिथ के अगर हम फोर्थ एक्सपेरिमेंट की बात करें, एक्सपेरिमेंट फोर्थ एक्सपेरिमेंट ने ग्रिफिथ ने क्या किया कि जो आर सेकेंड स्ट्रेन था उस आर सेकेंड स्ट्रेन के साथ में जो एस थर्ड स्ट्रेन, वो भी कौन सा, जिसे हीट दी थी, हीट वाला स्ट्रेन मतलब डेड हो चुका था, डेड स्ट्रेन। अब इन स्ट्रेन को चूहे में इंटर करवाते हैं, माउस में इंटर करवाया, ये चौथा एक्सपेरिमेंट है। माउस में इंटर करवाया और माउस की डेथ हो जाती है। अब ग्रिफिथ आश्चर्यचकित तो तब हुए कि जब मैंने आर सेकेंड स्ट्रेन को चूहे में इंटर करवाया तो डेड नहीं होती, एस थर्ड स्ट्रेन को चूहे में इंटर करवाया तो डेड हो जाती है और एस थर्ड स्ट्रेन को डेड करके जब चूहे में इंटर करवाया जाता है तो चूहे की मृत्यु नहीं होती है। तो यहां पर ये तो डेड है, ये तो हीट के कारण डेड हो चुका है, तो जीवित कौन सा रहा, आर सेकेंड स्ट्रेन। तो ये आर सेकेंड स्ट्रेन इस चूहे पर किस प्रकार इफेक्ट डाल सकता है, ये बात ग्रिफिथ के दिमाग में खटक गई कि ऐसा कैसे हुआ। जब वैज्ञानिकों ने ग्रिफिथ से पूछा कि आपने डीएनए की खोज की है, आप बता रहे हैं कि कोई ऐसा एक फैक्टर है जिसके कारण ये जो माउस है उस माउस की डेथ हो जाती है, वास्तव में ये जो ग्रिफिथ थे उन्होंने क्या बताया कि जब आर सेकेंड स्ट्रेन को एस थर्ड स्ट्रेन के साथ में माउस में इंटर करवाया तो एस थर्ड स्ट्रेन में कुछ ऐसा मटेरियल था या ऐसा कोई प्रोडक्ट था जो कि आर सेकेंड में इंटर कर जाता है और आर सेकेंड के साथ में मिलकर इस पर इफेक्ट डालता है। वास्तव में वो क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है कि जब आर थर्ड स्ट्रेन के चारों ओर पॉलीसेकेराइड की कोट प्रेजेंट हमें कोट देखने को मिलती है और वही कोट हो सकता है इस आर सेकेंड स्ट्रेन पर इंटर कर गई। ठीक है, जब एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने ग्रिफिथ ने क्या देखा कि ये जो एस थर्ड स्ट्रेन है ये आर सेकेंड स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म हो गया, कन्वर्ट हो गया। जब वैज्ञानिकों ने पूछा कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है आर एस थर्ड का आर सेकेंड में ट्रांसफॉर्मेशन है ये किस प्रकार हुआ, तो ग्रिफिथ नहीं बता पाए। इसके बाद में क्या होता है कि ग्रिफिथ के ही 3 स्टूडेंट जिन्होंने 1933 से 1944 के बीच में एक्सपेरिमेंट किया था, ग्रिफिथ के ही 3 स्टूडेंट एवेरी, मैक्लोइड एंड मैकॉर्टी, जिन्होंने 1933 से 1944 के बीच में एक्सपेरिमेंट किया। और उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने ग्रिफिथ के ही एक्सपेरिमेंट को दोबारा किया और उन्होंने कहा कि हम इस एक्सपेरिमेंट को आपसे थोड़ा अलग टाइप से करेंगे। उन्होंने किया क्या, वास्तव में उन्होंने क्या किया कि जो एस थर्ड स्ट्रेन था, इस एस थर्ड स्ट्रेन की जो प्रोटीन थी, प्रोटीन, आरएनए, डीएनए, इन सबको अलग कर लिया। ठीक है,
और इन्होंने किया क्या, एवेरी, मैक्लोइड और मैकॉर्डी ने वास्तव में क्या किया कि जो एस थर्ड स्ट्रेन था, इस एस थर्ड स्ट्रेन की प्रोटीन, आरएनए और डीएनए को अलग किया, और अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि जो आर सेकेंड स्ट्रेन था उसके साथ में एस थर्ड स्ट्रेन को चूहे में इंटर करवाया और चूहा स्वस्थ रहता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस एस थर्ड स्ट्रेन का चूहे पर कोई इफेक्ट नहीं होता। उसके बाद में क्या किया कि जो आर सेकेंड स्ट्रेन था उसके साथ में एस थर्ड स्ट्रेन था उसका आरएनए इंटर करवाते हैं, फिर भी चूहा स्वस्थ रहा, चूहे पर किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता। उसके बाद थर्ड कंडीशन में क्या होता है कि जो आर सेकेंड स्ट्रेन था उस आर सेकेंड स्ट्रेन के साथ में जो एस थर्ड स्ट्रेन था उस एस थर्ड स्ट्रेन का डीएनए इंटर करवाया जाता है और चूहे की डेड हो जाती है, चूहे की डेड हो जाती है। और ओलेरी, मैक्लोइड और मैकॉर्डी अचंभे में पड़ जाते हैं कि हमने इन सभी चीजों, प्रोटीन को इंटर करवाया, आरएनए को इंटर करवाया, तो इसमें किसी भी प्रकार का नेगेटिव इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही हमने एस स्ट्रेन के डीएनए को आर सेकेंड स्ट्रेन के साथ में चूहे में इंटर करवाया तो चूहे की डेड हो जाती है। वास्तव में जो एस थर्ड स्ट्रेन था उस एस थर्ड स्ट्रेन का जो डीएनए है वास्तव में यही लक्षणों को उजागर करने के लिए जिम्मेदार होता है, जिसके कारण इस चूहे की डेड हो जाती है। वास्तव जब हमने ग्रिफिथ वाला एक्सपेरिमेंट किया था तो हमने क्या कहा था कि जब हमने डेड S3 स्ट्रेन को आर सेकेंड स्ट्रेन के साथ में चूहे में इंटर करवाया था तो हमने क्या कहा था कि आर सेकेंड स्ट्रेन के साथ में कोई S3 स्ट्रेन का कोई प्रोडक्ट ऐसा था जो कि आर सेकेंड स्ट्रेन के साथ में मिल जाता है, जिसके कारण इस चूहे की डेड हो जाती है। और जब एक्सपेरिमेंट किया था तो हमने क्या देखा था कि आर सेकेंड स्ट्रेन का एस थर्ड स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका था। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इन्होंने जो एवोरी, मैक्लोइड और मैकॉर्डी था, इन्होंने बताया था कि जब एस थर्ड स्ट्रेन को आर सेकेंड स्ट्रेन के साथ में मिलाया, एस थर्ड स्ट्रेन को जब आर सेकेंड स्ट्रेन में मिलाकर जब चूहे में इंटर करवाया था तो, और ये भी कौन सा था? डेड। तो इस डेड मटेरियल का जो एजेविक पार्ट था, कौन सा भाई? एबायोटिक पार्ट डीएनए था। उस डीएनए का इस आर सेकेंड स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया ने एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस के द्वारा इस डीएनए को अपने अंदर ग्रहण कर लिया, और जैसे ही ये आर स्ट्रेन के अंदर इस S3 स्ट्रेन का डीएनए इंटर होता है तो इसके चारों ओर पॉलीपेप्टाइड का कोट का फॉर्मेशन हो जाता है। इससे यह प्रूव हो चुका था कि ये जो डीएनए होता है उस डीएनए में ही जीन प्रेजेंट होते हैं। कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर या जो जीन प्रेजेंट होते हैं वह जीन ही इन लक्षणों के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसलिए यहां पर इन्होंने बता दिया था कि वास्तव में ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।